हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं ईवीएस पेडागोजी का क्लास। जो मेरे यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ, जो लोग भी सीटेट की तैयारियाँ कर रहे हैं पेपर 1 का, उनके लिए काफ़ी बेटर है दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन वाली क्लास है और आप मेरे यहाँ ये वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि मैं ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन करा चुका हूँ। दोबारा क्लास चल रही है, इसको रिवीजन बोलेंगे। और दूसरी बात मैं आप सभी को बताऊं कि मेरे यहाँ आप सभी को ट्रिक से और समझा करके बताया जाएगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। अगर आप विश्वास करें, अगर आप मेरा 1 से 2 वीडियो देख लेते हैं, जो लोग नए हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, उसके बाद आप मेरा ही वीडियो खोजिएगा कि आप ही का सर वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई क्लास शुरू करते हैं 31/12/2021 का पेपर, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और काफ़ी धमाकेदार शुरू होगा, क्योंकि आप लोग जवाब देते चलिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा। साबुत मूंग चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? काफ़ी लोगों को ना भाषण लगता है दोस्तों, क्वेश्चन जो है ना भाषण लगता है। उनको मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन कहा। ये चना देखे ना, चना इस प्रकार से होता है। तो जो फर्स्ट बार रात भर भिगो के रखिएगा तो अंकुरित होगा, अंकुरन होगा। तो ये जो अंकुरन होता है दोस्तों फर्स्ट बार, उस अंकुरन को क्या कहते हैं? इस प्रकार से जो निकलता है फर्स्ट बार चना के अंदर से, वह नीचे जाता है दोस्तों। वो क्या होता है? नीचे जमीन पर जाता है, जमीन के अंदर की ओर जाता है। और वो जो फर्स्ट बार अंकुरित होता है वह क्या होता है? तो जड़ होता है। सुनिएगा, क्या होता है? वो जड़ होता है। और ये ऊपर इधर की ओर इधर से निकलता है जो पौधा, वह होता है तना। तो यहाँ पे लिखा क्या है सुन लीजिए, लिखा हुआ है कि जो भाग अंकुरित होता है पहले, उसको क्या कहते हैं? जड़। अभी मैंने आपको फोटो के माध्यम से समझाया, शायद आप अगली बार कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई भी चीज़ अगर अंकुरित है ना दोस्तों, मूंग चना दाल कोई भी है, तो जो फर्स्ट बार जो पीका निकलता है फर्स्ट बार, वह जड़ होता है। याद रखिएगा, 100% सही है दोस्तों। अगला है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल के परीक्षण करने पर निम्नलिखित में कौन सा रंग आता है? कि सर एक क्वेश्चन बोल क्या दिया आपने, तो अच्छा से नहीं बताया दोस्तों। मैं बताता हूँ, मांड बात समझिएगा। आलू को जब काटिएगा 2 भागों में तो उसमें पानी निकलता है। सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। काटिएगा तो पानी की तरह होता है, और वही पानी की तरह जो होगा वही मांड कहलाता है दोस्तों। स्टार्च या मांड, दोनों का सेम नाम है, स्टार्च या मांड। तो मांड की उपस्थिति जब चेक करेंगे ना, आयोडीन का घोल डालेंगे, तो हो क्या जाएगा? वह नीला और काले रंग का हो जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी ये जो काला है, मैं आपको एनसीईआरटी की बात बताता हूँ, वह भूरा लिखेगा, नीला और भूरा रंग। याद रखिएगा। तो यहाँ तो नीला काला है तो आराम से कर दीजिएगा, लेकिन नीला भूरा रहे और काला नहीं रहे तो उसको करके आइएगा। कहिएगा कि नहीं कि सर नहीं पढ़ाए थे। अब अगला क्वेश्चन है, मजा आएगा, कि बेरी बेरी नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 का नाम है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। तो अगला एग्जाम में नहीं लिखेगा विटामिन B1, लिखेगा थायमीन की कमी से। यही बात तो सीखना है आपको, मेरे यहाँ पूरा डिटेल मिलेगा आपको, जो भी चीज बताया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो थायमीन की कमी से। ये कैसे होता है? तो जो भी चावल खाते हैं पॉलिश वाले चावल, उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि चावल जो होता है पॉलिश करके ऊपर का हटा दिया जाता है, जो B1 होता है, विटामिन B1 होता है चावल के ऊपरी सतह पर। निम्नलिखित में बीज पत्र कहते हैं दोस्तों, किसको बीज पत्र कहिएगा आप लोग जरा बताएं? तो बीज पति को बीज पत्र कहते हैं। बीज अब पत्र को पति, ये याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा ये चीज जो मैं बता रहा हूं।
ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आपको मेरा वीडियो कोई भी क्वेश्चन जब मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गया और अच्छा लग गया ना, तो लाइक ठोक दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि निम्नलिखित में किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाला बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन वाला जो भी होगा ना दाल वाला होगा, दाल वाला पौधा नहीं होगा ना वो नाइट्रोजन का काम नहीं करेगा, स्थिरीकरण का काम। तो तुलसी जो है वह दाल वाला पौधा नहीं ना दोस्तों, तो यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। लेकिन मीठी मटर दाल है, पी मने मटर, मूंगफली भी दाल है, ठीक है, दलहन के श्रेणी में आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम बैक्टीरिया के द्वारा, आप जानिए पूरा डिटेल जानिए कि ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों उसका नाम पूछेगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है। ये आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में है, राइजोबियम। राइजोबियम उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम नाम है। आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि जब एग्जाम सेटर जब होगा ना तो इसी के नज़दीक वाला क्वेश्चन सेट करता है, इसीलिए मैं नज़दीक वाले क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अगला है कि पीतल में, सुनिएगा दोस्तों मजा आएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल बोल रहा है मैं, सॉरी, पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है। आप कहिए सर ये क्या बोल दिया सिरा। दोस्तों कभी भी कोई भी क्वेश्चन के बारे में यदि आप डिटेल जानेंगे ना तो जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। ये पत्ती मैं बना रहा हूं आपको, मैं आपको बताता हूं। ये जो होता है ना दोस्तों इसको कहते हैं सीरा। इसको क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसी में एक छोटा छोटा निकला रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं छोटी सीरा। ये व्यवस्था का नाम क्या है दोस्तों, इसी व्यवस्था को कहते हैं सीरा से बना सीरा विन्यास। आसानी से करके आएंगे। अब तो समझ में आया कि सीरा क्या होता है। पतिया में जो लाइनिंग होती है ना वही सीरा होता है। लाइनिंग में भी छोटी लाइनिंग होती है, छोटी सीरा कहलाती है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे साथियों, आप लोग यदि सीटेट तैयारियां कर रहे हैं और हम पर विश्वास है तो अभी नोट करिएगा। जीवाश्म ईंधन में मात्र 3 ही आता है, 3 ही आपसे पूछेगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों जो है वह आपका जीवाश्म ईंधन है। ये आप नोट कर लीजिए तो जीवन में कभी गलती नहीं करिएगा। ये जीवाश्म ईंधन होता है, लेकिन लकड़ी जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। और नेगेटिव क्वेश्चन के वजह से आपका उत्तर भी पड़ गया। और मैं आपको बता दूं ये सब जो क्वेश्चन है वो बायो का क्वेश्चन सेट किया है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। ऐसे भी मैं साइंस किया हूँ, है ना, तो काफ़ी बेटर तरीका से समझाऊंगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। मेरे दोस्तों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत किसे कहेंगे, तो जो एक बार खर्च हो जाए, सुनिएगा, और फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो पाए, उसी को ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन आ जाता है। जीवाश्म ईंधन में कौन सा आता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। लेकिन अगली का एग्जाम में जो सेटर होगा वो डालेगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को पारंपरिक स्रोत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा कि भाई पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। जो ऊपरी भाग से जो जल की क्षति होती है पत्तियों से, है ना, देखिएगा पालक का पौधा देखिएगा, पालक का, वो जब धूप निकलेगा तो मुरझा जाएगा क्योंकि उसमें वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। काफ़ी लोगों का सही जा रहा है। तो वाष्प के रूप में जो क्षति होती है उसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पूरा बायो का क्वेश्चन डाला है दोस्तों,
और घबराइए नहीं, सबसे इजी होता है सब चीज़। हिमालय मेपल, देखिए मैं आपको बता दूं, हिमालय मेपल आप नोट कर लीजिए, एक विशेष प्रकार का पौधा है, एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है ना। एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको किस समूह में आप रखिएगा, तो मैंने दोस्तों बता दूं, या किसी विशेष स्थान पर ही मिलेगा, बोले तो हिमालयी क्षेत्र में, तो किसी विशेष स्थान पर मिलता है, तो स्थान से हो गया स्थानिक, स्थानिक समूह में रखेंगे। हिमालयी मेपल पौधा एक औषधीय पौधा है जिसको हम स्थानिक पौधा के नाम से भी जानते हैं। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मेरे दोस्तों, मेरे सौरमंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह कहे तो बुध हो जाएगा। मंगल भी भाई पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इसमें सबसे छोटा की बात करें तो इसमें आपका बुध होगा, और बुध ही करके आइएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन मारना है, तो आप यही करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पा जाइए। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा होना चाहिए? ईवीएस का क्या उद्देश्य है दोस्तों? अब आया आपका पेडागोजी, मेरा तरीका से पढ़िए, मजा आ जाएगा। देखिए, ईवीएस का उद्देश्य है कि लिंग संबंधित विषयों और हास्यकरण के मुद्दे को समालोचना। ये जो समालोचना है वो बेटर होता है, कहीं समान आलोचना को कहते हैं समालोचना। समान आलोचना अच्छी बात है, कंठस्थ करना तो गलत बात है दोस्तों, है ना। वर्णन करने के बारे में मैंने बताया कि भाई ये गलत है, उसी पर जोर दे रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, और आपका उत्तर ए पर जा रहा है, कहेगा सर डी वाला तो सही जा रहा है, लेकिन देखिए प्रत्याह्वान जो वर्ड है वह काफी रॉन्ग वर्ड है दोस्तों, कभी करके नहीं आएगा, आपका हमेशा गलत जाता है। प्रत्याह्वान माने प्रकट हो, अग्नि प्रकट हो, प्रत्याह्वान करना है किसी को कि आ जाइए आ जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, मजा आ जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदन करता है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण। अच्छा बात है। बच्चे के पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। अच्छा बात है। यह एक थीम पर आधारित है पर्यावरण, बहुत अच्छी बात है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय और उपविषय शामिल है। इसमें केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ही नहीं आता है, बल्कि ये सब भी आता है। ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, सुन लीजिए, डी वाला आपका ऑप्शन जो है वह ए वाले ऑप्शन में समाहित है पूरा का पूरा। तो क्यों ना हम ए, बी और सी करके आएंगे, क्योंकि तीन ही कूट करके आना है। कोई दिक्कत? कभी भी ईवीएस का जवाब दोस्तों कूट को देख करके दिया जाए तो अच्छा रूप से जाएगा। अगला भी कूट है, पहले कूट को देखे कि कितना जवाब सही करना है, अब तब जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? तो भाई ईवीएस अनुभव से भी सीखते हैं, ईवीएस मूर्त से अमूर्त भी सीखते हैं, कहीं भी गलत नहीं बोला यहाँ पे। ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखते हैं, अच्छी बात है। और हमको पता है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप है, काफी बेटर चीज का प्रयोग कर दिया है, कहीं भी गलती नहीं किया है, तो क्यों ना हम सब करके आ जाएंगे। इसमें टोटल आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में ईवीएस पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? दोस्तों ईवीएस की थीम के बारे में बोले तो हम चीजें जो बनाते हैं, काफी लोगों का सही जा रहा है यहाँ पे, कार्य और खेल कूद जो है वह उप थीम है। क्या है? उप थीम है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई क्वेश्चन कहता है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता विलियम आधारित है। मैंने दोस्तों मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप गया जाइए, है ना, बिहार के गया जिला है वहां पे जाइए, या आपको मैं कहूं नोएडा जाइए, उत्तर प्रदेश में नोएडा है, तो आप अपना आप बोलेंगे वहां गए तो क्या क्या देखे, तो आप अपना अनुभव शेयर करिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ अंतरिक्ष विलियम में सुनीता विलियम, सुनीता विलियम भी अपना अनुभव शेयर की है, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, सबसे बेटर आपका उत्तर सी जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह क्या कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सुझाव उपयुक्त है?
बताए। अब भाई खाद्य संरक्षण को लिए, मेरी बात सुन लीजिए, क्वेश्चन बोला क्या कि खाद्य पदार्थों के खराब होने के लिए कौन ऐसा ऑप्शन है जो हमारे दादा परदादा, मान लीजिए आजकल फ्रिज हो गया है तो फ्रिज में कोई सामान को रख देंगे तो वह सुरक्षित रह जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन हमारे दादा परदादा के समय में फ्रिज नहीं हुआ करता था तो कैसे रखते थे कि संरक्षण होता था? तो परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं के खाद्य प्रशिक्षण से संबंधित व्यक्तियों से साझा करना कि कैसे लोग संरक्षण रखते थे, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। व्याख्या आपका गलत होता है तो सबसे बेटर आपका उत्तर यही जा रहा है, ऐसे खाद्य प्रशिक्षण के लिए परिवार को शामिल करना है। अगला है ईवीएस में एक शिक्षक निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? दोस्तों स्वच्छता अभियान किस पर चलेगा आप बताएं? प्रोजेक्ट कार्य, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य। तो स्वच्छता अभियान जो चलेगा एक प्रकार का, देखिए मैं आपको बताता हूं, अभियान स्वच्छता अभियान जो चलता है, कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, स्वच्छता अभियान जो चलता है भारत सरकार के द्वारा भी चलता है, उसको कहते हैं परियोजना। क्या कहते हैं? परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य कहते हैं। ठीक है, आपका उत्तर ये होगा। अगला है एनसीईआरटी के ईवीएस के मध्य अध्याय 15 और कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का उपयोग किया गया है। तो ये जो उसी से ठंडा उसी से गर्म है, सांस के बारे में है। किसके बारे में है? सांस ठंडा होता है गर्म होता है, बताया ना आपको। तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, उनके मृत्यु के समय में वो ये लिखे थे कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। आपका उत्तर सी पर सबसे बेटर जा रहा है, आपका उत्तर सी हो जाएगा। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन में अगर अकेला कोई चीज है तो गलत है। विद्यार्थियों के विषय प्रगति का आकलन करना, तो केवल विषय प्रगति का आकलन कर देंगे तो गलत। विद्यार्थियों को मात्रात्मक गुणात्मक प्रगति को संशोधित करना, दोनों है, मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है, इसलिए बेटर जा रहा है दोस्तों। अगर एक कोई रहता तो गलत हो जाता, दोनों को शामिल कर लिया है तो बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए और ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव बात, अंक और श्रेणी देना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये सब आपका गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ईवीएस की शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है और अपने छात्रों के प्रतिदिन अर्थपूर्ण दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है, तो शिक्षक का यह प्रयोग क्या कहलाएगा? दोस्तों ये जो प्रयोग करता है शिक्षक, उसको कहते हैं प्रतिदिन अवलोकन करना। अवलोकन को कहते हैं देखना और उसको नोट करना, तो दृष्टांत वर्णन उपकरण के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर ए होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस के आकलन के सूचक हो सकता है? ईवीएस में आकलन का सूचक हो जाएगा अवलोकन करना, अवलोकन से आकलन होगा। सहयोग से भी होता है आकलन भाई कोई चीज, लेकिन स्मृति याद करने से नहीं होगा। प्रत्याह्वान मैंने बोला उस समय में कि नेगेटिव और जहर का पुड़िया होता है, ये हमेशा गलत जाता है। माने प्रकट हो प्रत्याह्वान करने किसी को, आ जाओ, ये गलत होता है दोस्तों। आपका उत्तर ए और बी पर गया। जिन लोगों ने ये किया उनका सही जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौतियां हैं विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना। तो भाई वास्तविक चुनौती क्या है पर्यावरण में? विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। इससे बेटर क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ सी किया उन सभी का सही जाते हुए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है? भाई पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली साधन बताना है तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक से तो हम लोग दूरी बना लिए हैं, ये हमारा दोस्त हट गया है। कार्यपत्रक आपका नहीं सही जाएगा, दृश्य से काम नहीं चलेगा, कविता कहानी मारिए सबसे प्रभावशाली होगा क्योंकि 1 to 5 है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है? बोले तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कोई साधन बताइए जिससे पर्यावरण आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन यही ना पूछ दिया आपसे, तो आप पर्यावरण सीख सकते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक मैंने किताब से हट के बताना है तो समुदाय के सदस्य सीख सकते हैं। प्रयोगशाला से नहीं सीखेंगे दोस्तों, विज्ञान प्रयोगशाला में आपको जाना पड़ेगा। संसार का मानचित्र देखने से नहीं होगा, पाठ सामग्री तो फिर वही बात हो गई। तो सबसे बेटर समुदाय के सदस्य सीख सकते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और 20वां मिनट चल रहा है। 20 मिनट में आपका 30 प्रश्न मैंने कराया। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कभी भी लाइक करने में पीछे ना हटिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और मैं पहले से टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। और एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग ना करे तो शायद देश आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, लाइक करना है। और बिना सब्सक्राइब किए काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, वो लोग को कहते हैं कि आप एक बार सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शामिल करिए। एक दूसरे को सहयोग करना सबसे बड़ी बात है, तो शेयर करिए। 3 चीज़ मैं मांगता हूँ, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे यहाँ। फ्री एजुकेशन, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास का जो रिजल्ट है ना काफ़ी धांसू जाता है। काफ़ी नंबर 1 रिजल्ट मेरे यहाँ का है ऑफलाइन का। तो ये लास्ट प्रश्न है, सुन लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? किस आकलन के द्वारा? तो दोस्तों पोर्टफोलियो के द्वारा में हर चीज शामिल है। पेपर पेंसिल गलत होता है, मौखिक पेपर पेंसिल कभी नहीं मारिएगा पेपर पेंसिल दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको सारी चीज़ बोल दिया थी। 3 चीज़ करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बस हमसे जुड़े हैं, हमसे लगाव है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।